वेल ये जो बात है कि रणवीर सिंह जो हैं वो उस तरह से अश्लील नज़र आते हैं या वो छिछोरे नज़र आते हैं, कुछ हद तक बहुत लोग मानते हैं और मैं भी मानता हूँ कि रणवीर सिंह थोड़े छिछोरे लगते ही हैं। एआईबी जैसे शोज़ जो व्यक्ति करता है तो वो छिछोरा होगा, और उनके कई इंटरव्यूज़ में मैंने ये चीज़ देखी है कि वो कभी बोलते हैं किसी के साथ में, अनुष्का या वो दीपिका, पुराने जो इंटरव्यूज़ हैं उसमें वो कहीं पर भी उनको वो पिंच कर लेते हैं किसी ऐसी जगह जहाँ कि कोई बदतमीज़ी वाला जो इंसान होएगा, जो गुंडा आदमी होगा ना, वो ही कर सकता है उस चीज़ को, और वो उसको सही मानते हैं और वो उसको मज़ाक बताते हैं। तो वो मज़ाक ऐसा नहीं होता। तो ये चीज़ें एआईबी जो शो कर ले, अब एआईबी का फुल फॉर्म तो मैं नहीं बताऊँगा, बहुत लोगों को पता होगी। मैं ऐसे बात बोलने के लिए मैं इन चैनल्स पर नहीं नहीं हूँ अपने। तो ये जो चीज़ जो बोलते हो आप, ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसके आगे जिस हिसाब से आप भर्त्सना करते हो वो गलत है, कि इसकी आड़ में आप ना जाने क्या क्या चीज़ें बताते हो, बोलते हो, और उसमें जब आप बोलते हो तो आप बख्शते ही नहीं हो। आप उसमें हर किसी को रगड़ जाते हो। आप टाइगर श्रॉफ को ऊट-पटांग बोलते हो कि टाइगर श्रॉफ अगर बोलेगा तो बच्चे उसको कह देंगे कि चल हट, तू हट जा यहाँ से। तो क्या ये जो तरीका है, ये आपका जो तरीका है, ये लगता ही नहीं है कि आपने कभी शक्तिमान जैसे चीज़ को आपने लिखा था। अब आपकी असलियत ऐसा लगता है कि ये है कि जिस तरह की भर्त्सना आप करते हैं ना, और आप देखिए कि टाइगर श्रॉफ, मैं फिर बताता हूँ कि आपके बच्चे जितनी उम्र का है, और अगर उनके फादर की बात करें, या एक बार अगर आप टाइगर श्रॉफ की ही बात करें, तो उन्होंने भी सन 2016 में फ्लाइंग जट फ़िल्म बनाई थी, जो कि एक सुपर हीरो कांसेप्ट पर ही आधारित फ़िल्म थी। और उससे बहुत पहले अगर हम उनके पिताजी की बात करते हैं, तो अगर सुपरस्टार या सुपर हीरो की बात करें हम, सॉरी, तो फ़िल्म आई थी एक शिवा का इंसाफ, जो 1985 1985 में आई थी, और आपका ये शक्तिमान कब आया था? 1997 में आया था। यानी शक्तिमान टीवी सीरियल के 12 साल से पहले, मतलब 12 साल से बहुत पहले, सन 1985 में ये फ़िल्म आई थी। कौन-सी? शिवा का इंसाफ। और इसका जो कांसेप्ट था ना, वो आपके कांसेप्ट से ही पूरी तरह से मिलता-जुलता था। उसमें एक ऑफ़िस कल्चर था, एक आदमी था, सीधा-सादा सा था, जैसा कि आपके वहाँ पर एक ऑफ़िस कल्चर होता है आपके टीवी सीरियल में, जो कि गंगाधर बनता है ना? ये एक टेलीविज़न सीरीज़ थी और वो एक फ़िल्म थी। आपके साथ में गीता विश्वास होती हैं, है ना? और इधर जो थी वो गीता विश्वास की तरह एक कैरेक्टर होती हैं जिनका नाम था निशा, और निशा कौन होती है उसमें? पूनम ढिल्लन होती है, ठीक है? उसके गाने आप बहुत अच्छे गाने थे, 2 गाने तो बहुत ही प्यारे थे, और उसमें नेगेटिव ताकतें भी होती हैं, उसमें पॉज़िटिव ताकतें भी होती हैं। उसके जो रीज़न होते हैं वो भी आपकी तरह ही होते हैं कि भई रीज़न क्या है? शक्तिमान आखिर क्यों बना? इसी तरह के रीज़न उस फ़िल्म में भी दिखाए गए हैं। लेकिन वो फ़िल्म कब बनी थी? 1985 में, और आपका जो सीरियल था वो कब आया था? 1997 में आया था। तो आप कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, आप शक्तिमान की बात करते हैं तो शक्तिमान कोई नया कांसेप्ट नहीं था, वो पुराना था। और जिस टाइगर श्रॉफ की आपने बात की है ना, उनके पिताजी ने, यानी उनके बाप ने उस चीज़ को बहुत पहले ही क्रिएट कर दिया था। तो आप ये जो चीज़ लेकर के घूमते हैं कि भई मैंने बनाया, मैंने किया, अरे आपने भी तो कहीं नकल की है ना। अगर हम सुपरमैन सीरीज़ को देखते हैं, हम इंग्लिश जो कल्चर को, इंग्लिश जो फ़िल्में होती थी सुपरमैन की, उसमें भी तो यही कल्चर होता था कि जिसमें ऑफ़िस होता था और एक तरफ वो सीधा-सादा सा लड़का होता था, और उसकी किसी के साथ में दोस्ती होती थी, ऑफ़िस का ही कोई कलीग होती थी, और वो व्यक्ति रात के समय में वो सुपरमैन बन जाता था। और इसी कांसेप्ट पे बहुत सारी फ़िल्में आई हैं, है ना? ऐसा नहीं था कि आपने इस कांसेप्ट का इज़ाद किया। ये माना कि आपका जो शक्तिमान है वो लोगों के सर चढ़ कर के बोला, बहुत सारे ऐसे काम किए शक्तिमान ने जो कि पहली बार हुए। लेकिन क्या वो इसलिए आपने किए थे क्या इन सारे काम को, कि आप कभी हिट हो जाएँ और इनके नाम की आड़ लेकर के आप किसी को भी कुछ भी सुना दें? तो ये कोई चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये आधार नहीं होना चाहिए अपनी बात को रखने का। आप अपनी बात को रखते हैं तो एक शालीनता से भी आप उसमें अपनी बात को रख सकते हैं। वेल, मुकेश खन्ना साहब की जो टिप्पणियाँ हैं जो वो देते रहते हैं या देते रहे हैं, वो
अधिक प्रभावी और स्वीकार्य हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो कब हो सकती हैं? जब वो क्रिएटिव हों, जब उनमें सुधार की संभावनाओं पर अगर वो ध्यान केंद्रित करें। उनको लोगों को बताना चाहिए कि यहाँ आपसे गलती हुई है, अगर आप इसकी जगह ये करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। सिर्फ बुराई वो व्यक्ति करता है जो कि बुराई करना चाहता है, या जिसे कहीं कोई अंदर कहीं कोई दिक्कत होती है। जो मतलब सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो खैर कुछ नहीं होता, जो व्यक्ति इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से जो व्यक्ति ग्रसित होता है ना, वो ये काम करता है। अगर आप वास्तव में समाज का भला चाहते हैं तो आपके दिमाग में वो विजन भी होगा कि इस कैरेक्टर ने ये काम किया है, इसको ये नहीं करना चाहिए फिल्मों में, या असल जिंदगी में नहीं करना चाहिए, तो इनको क्या करना चाहिए, फिल्मों में क्या करना चाहिए। आप एक अच्छा निर्देशन दे सकते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं, पहले तब भी आप निर्देशन देते थे, लेकिन आजकल क्या करते हैं, आप सीधा सीधा बुराई करते हैं। किसी का भी नाम आता है, आप उसको ऐसे उड़ा देते हैं जैसे कि वो व्यक्ति जो है उसकी आपसे कोई दुश्मनी रही हो, और उसमें आप ये तक नहीं देखते कि उसकी उम्र क्या है। अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा है आपके सामने, कोई आपकी उम्र का है, बेटे जितनी उम्र का है कोई व्यक्ति, और उससे भी छोटा, आप उससे कुछ भी बोल जाते हैं। टाइगर श्रॉफ की अगर मैं जिक्र करूं या कार्तिक आर्यन की, वो आपके बच्चे की उम्र के बच्चे हैं, ठीक है। तो उनको तो कम से कम थोड़ा बख्श दीजिए, क्योंकि उन्होंने भी आपके बारे में कभी कोई गलत बात तो की नहीं है। तो आपको क्या चाहिए कि बॉलीवुड में विविधता और नई पीढ़ी के दृष्टिकोण का आपको सम्मान करना चाहिए, और जहां कहीं अपने इनपुट्स की जरूरत पड़े वहां आप एक स्वस्थ वर्धक तरीके से अपनी बात को रख सकते हैं। आप सिर्फ कटाक्ष के तौर पर अपनी बात बोलते हो, पहले कटाक्ष करते थे तो तब भी अच्छा लगता था, लेकिन आजकल आप सिर्फ आक्रामक, आपकी आवाज में बल्कि कई बार बदतमीजी वाली आवाज दिखती है, चेहरे पर वो तलखियां दिखाई देती हैं। ऐसा ना जाने क्यों हो रहा है ये चीजें। शक्तिमान जो है वो भारतीय टेलीविजन इतिहास में नैतिकता, सत्य और आदर्शों का प्रतीक रहा है। बिल्कुल सही बात है। और जब मुकेश खन्ना इस किरदार की पहचान का इस्तेमाल आलोचना के लिए करते हैं, तो यह फिर दर्शकों के मन में एक भ्रम पैदा कर सकता है। दर्शकों के लिए जो शक्तिमान है वो एक काल्पनिक सुपर हीरो है, लेकिन मुकेश खन्ना की जो आलोचना है वो उनकी व्यक्तिगत राय है। तो उनका जो फैन है, जो उनका प्रशंसक है, वो खास तौर पर इन दो चीजों के बीच में फंस सकता है। तो इस अंतर को बनाए रखना बेहद जरूरी है। जो आजकल मुकेश खन्ना कर रहे हैं ना, इन दोनों अंतर को वो बड़ी तेजी से इनको एक ही चीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें ऐसा काम करने से हमेशा बचना चाहिए। मुकेश खन्ना अगर आलोचना भी करें तो उसका वो लहजा देखें, उसका संदर्भ देखें, उसका रेफरेंस देखें, चीज़ों का रेफरेंस दें, तब वो गलत बोले तो चलता है। और बोलने से पहले अपना एक बार लहजा, अपना जो आवाज़ है, उसका टोन है, वो अगर चेक कर ले तो बहुत मुनासिब होगा। यदि आलोचनाएं वर्तमान बॉलीवुड में हो रहे ट्रेंड्स या कंटेंट के स्तर को सुधारने के इरादे से अगर की जाएं, तो फिर इसे पॉजिटिव या सकारात्मक रूप से बोला जाना चाहिए। लेकिन इसको सकारात्मक रूप से इंसान तब लेगा, आपके फैंस या सुनने वाले तब लेंगे जब आप इसको सकारात्मक रूप से बोलेंगे। अगर आप इसको नकारात्मक रूप से बोलते हैं और बहुत ज़्यादा भर्त्सना करते हैं, तो ऑडियंस के दिमाग में या आपके फैंस के दिमाग में ये नेगेटिव चीज़ ही जाएगी। और किसके खिलाफ नेगेटिव जाएगी? वो सिर्फ और सिर्फ आपके खिलाफ ही नेगेटिव एक संदेश जाएगा, क्योंकि लोगों ने आपसे इस तरह की चीज़ों की कामना कभी भी नहीं की है। वो एक तरफ शक्तिमान देखेंगे, एक तरफ आपको देखेंगे, तो वो ये समझेंगे कि ये एक व्यक्ति है और एक दूसरा व्यक्ति है, तो उनमें कन्फ्यूजन हो सकता है। अपने कैरेक्टर को थोड़ा सा उस हिसाब से रखें कि अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान दें। और हर एक जो अच्छा इंसान होता है ना, जो वास्तव में क्रिएटिव होता है, वो कभी भी दूसरों की तरफ ज़्यादा नहीं देखता, वो अपनी खुद को ही देखता है। वो मुकाबला खुद से ही करता है, अपनी पुरानी परफॉर्मेंस का और अपनी आज की जो परफॉर्मेंस है उससे ही तुलना करता है, और हर बार ये कोशिश करता है कि मैं पहले से ज़्यादा बेटर करके दिखाऊं। जितने क्रिएटिव लोग हैं कभी भी किसी की बुराई नहीं करते हैं। वो कहाँ पर किस कोने में बंद हो जाते हैं दुनिया के, और वो एक अच्छी एक नई उपलब्धि के साथ आते हैं, जो कि पूरी दुनिया का जो एक एक कहते हैं ना कि उनके वेलफेयर के लिए वो लोग काम में आते हैं। अब किसी भी इंसान की बात कर लीजिए, जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं, कभी आपने देखा है कि वो किसी की बुराई कर रहे हैं? टॉमस अल्वा एडिसन ने क्या लाइफ में किसी की बुराई की है? नहीं की।
एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कभी किसी की बुराई की नहीं की। जो लोग बहुत ज़्यादा हाईली क्रिएटिव होते हैं और समाज के लिए काम करते हैं, क्या एपीजे अब्दुल कलाम साहब क्या समाज के लिए काम नहीं करते थे? वास्तव में वो समाज के लिए काम करते थे। उनका फ़ील्ड अलग था, वो मिसाइल मैन हो सकते, मतलब उनका नाम मिसाइल मैन था। बाद में वो राष्ट्रपति पद के लिए मनोनीत किए गए। तो भर्त्सना तो वो लोग भी कर सकते थे, क्या उनको सिस्टम में गंदगी नज़र नहीं आती? अगर उन्होंने सिस्टम में गंदगी को देखा, तो उन्होंने उस पर खुद ने स्तर पर, ज़मीनी स्तर पर आकर के काम किया। और आप ज़मीनी स्तर पर काम नहीं कर रहे हैं सर, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने स्टूडियो में बैठ कर के भर्त्सना कर रहे हैं। अपने स्टूडियो में आप एसी चला कर के अगर किसी की भर्त्सना करते हैं ना, ये काम बहुत आसान है। ये भर्त्सना कोई भी कर सकता है। आपको राइटर से पहले क्रिटिक बनने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। एक लेखक होता है ना, उसका काम बहुत टफ होता है, क्योंकि वो चीज़ को बनाता है, क्रिएट करता है, लिखता है। लेकिन उस लिखी हुई चीज़ के ऊपर 10 लोग उसकी बुराई वो आराम से कर सकते हैं, क्योंकि बुराई करना बहुत आसान होता है। बुराई कोई भी इंसान कर सकता है। कोई भी अच्छी फ़िल्म बने चाहे बुरी फ़िल्म बने, उसके बाद हर इंसान को ये हक हो जाता है कि उसकी बुराई कर दे। लेकिन हम ये कहें कि तू इस फ़िल्म को बना के ही दिखा दे। ये जो चीज़ बनाई है ना, ऐसी ही बना के दिखा दे, तब वो नहीं करेगा उस चीज़ को। तो मुकेश खन्ना साहब, आप वो चीज़ें मत चुनिए जो कि आसान होती हैं, क्योंकि हमने आपसे कभी भी आसान चीज़ बनाने की अपेक्षा नहीं की। हमने आपसे सदा क्रिएटिव या रचनात्मक चीज़ें बनाने की अपेक्षा की, जिसमें कि सामाजिक मूल्य और नैतिक मूल्य और आध्यात्मिक मूल्यों का सबका समन्वय हो, सब मिश्रण हो। लेकिन अफ़सोस कि ऐसा नहीं हो रहा। ये जो आपकी टिप्पणियाँ हैं, ये व्यक्तिगत लग रही हैं आजकल। जैसे कि किसी अभिनेता की शैली या उनकी फ़िल्में या उनके काम की खुले तौर पर आप निंदा करते हैं, जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में या अपने शो के बहाने, भीष्म इंटरनेशनल या दी मुकेश खन्ना शो के बहाने। तो यह आलोचना कम और व्यक्तिगत विवाद बहुत, मतलब ये जो आलोचनाएँ होती है ना, ये फिर व्यक्तिगत विवाद लगते हैं, ये आलोचनाएँ लगती ही नहीं हैं।